इस कहानी में घरेलू हिंसा, मानसिक शोषण और न्याय व्यवस्था की खामियों जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं। कृपया विवेक से सुनें। जब कोई सच्चाई सबूतों से नहीं, कहानियों से तय होने लगे, तो दोषी कौन है, ये कम मायने रखता है। असली सवाल ये है, इस बार किसे फंसाया जाएगा। कुछ पल की खामोशी और फिर कहानी शुरू होती है। विवेक जिस दिन गायब हुआ, उस दिन घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ना कोई चीख थी, ना कोई टूटा हुआ बर्तन, ना कोई पड़ोसी दरवाजे पर आया। बस एक अजीब सी खामोशी थी, जो बाद में अनन्या को डराने लगी। उस रात विवेक ने खाना खाया, पानी पिया और उठते हुए बोला, तुम्हें सच में अपनी हालत का अंदाजा नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, एक ठंडा सा यकीन था, जैसे वो कुछ जानता हो जो अनन्या नहीं जानती थी। अगली सुबह विवेक का फोन बंद था। ऑफिस से कॉल आया, वो पहुंचा नहीं था। शाम होते होते मोहल्ले में बातें फैलने लगी। विवेक लापता है। और जैसे ही कोई आदमी लापता होता है, सबसे पहले शक उसकी पत्नी पर जाता है। पुलिस आई, सवाल शुरू हुए। आखिरी बार कब देखा? घर में झगड़े होते थे? आप दवाइयां लेती हैं, है ना? ये सवाल अचानक नहीं थे। ये सवाल महीनों पहले तैयार किए जा चुके थे। पिछले 2 सालों से विवेक सबको यही बताता आया था। अनन्या बहुत अनस्टेबल हो गई है। छोटी छोटी बातें भूल जाती है। डॉक्टर की दवाइयां चल रही हैं। पर्चियां थीं, दवाइयां भी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि इलाज क्या है। सवाल ये था कि नियंत्रण किसका है। धीरे धीरे उसे अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं रहा। कभी याद नहीं आता कि उसने सच में क्या कहा था, और कभी कभी ये ख्याल भी आने लगा, शायद गलती कहीं उसी से हुई हो। आईने में देखते हुए उसे अपनी ही आंखों से डर लगने लगा था। जब उसने मदद लेने की कोशिश की, तो जवाब तुरंत नहीं आया। बस एक सामान्य सा वाक्य, ऐसा जैसा अक्सर कह दिया जाता है, और वहीं बात खत्म मान ली जाती है। जब विवेक को ये बात पता चली, तो उसे बेचैनी हुई, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि सच सामने आएगा भी या नहीं। 3 दिन बाद विवेक मिला, शहर से बाहर, एक सुनसान जगह पर। जिंदा था, लेकिन ऐसी हालत में कि देखने वाले सहम जाएं। कपड़े फटे थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, चेहरे पर डर जमी हुई मिट्टी की तरह चिपका था। और होश में आते ही उसने कहा, अनन्या ने मुझे मारने की कोशिश की। बस इतना कहना काफी था। एक शांत पति, एक मानसिक रूप से अस्थिर पत्नी। अनन्या को हिरासत में लिया गया। बच्चे को उससे अलग कर दिया गया। मोहल्ले में लोग फुसफुसाने लगे। हमें तो पहले से शक था, औरतों का दिमाग। किसी ने ये नहीं पूछा कि विवेक 3 दिन कहाँ था। सच ये था कि विवेक की गायब होने की पूरी योजना पहले से तैयार थी। उस पर भारी कर्ज था, इंश्योरेंस फ्रॉड की प्लानिंग थी। अगर वो कुछ दिन लापता रहता और फिर हमले का शिकार बनकर लौटता, तो सहानुभूति भी मिलती, पैसा भी, और शक हमेशा के लिए किसी और पर चला जाता। योजना यहीं खत्म नहीं होती थी। इलाज पहले से तय था। डॉक्टर की पर्चियां असली थीं, पर दवाइयों की मात्रा नहीं। कभी ज्यादा, कभी बिना बताए बदल दी जाती, ताकि यादें कमजोर पड़ें, बातें उलझें, और जब सवाल उठें तो जवाब भरोसेमंद ना लगे। सब कुछ ऐसा रखा गया था कि अगर कभी सच सामने आए भी, तो वो सच नहीं, एक भ्रम लगे। उसने खुद को चोट पहुंचाई थी, 2 लोगों को पैसे देकर पिटवाया था, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से। बस एक बात उसके हिसाब से नहीं हुई, अनन्या। जब बच्चे को उससे अलग किया गया, तो अनन्या के अंदर कुछ टूटा नहीं, जाग गया। उसे याद आया, एक पुराना मोबाइल। चार्ज किया, रिकॉर्डिंग्स खुली। वो कोई रिश्तेदार नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई अचानक आया फरिश्ता। वो वही था जो उस दिन कार्रवाई के कागजातों पर खामोशी से हस्ताक्षर कर रहा था। एक जूनियर सोशल वर्कर, जिसका काम सिर्फ फाइलें आगे बढ़ाना था, सवाल पूछना नहीं। लेकिन उसने एक चीज नोटिस की थी। अनन्या की बातें बिखरी हुई थीं, पर झूठी नहीं लगती थीं। उसकी यादें उलझी थीं, पर डर साफ था। और सबसे अजीब बात, जो आरोप लगाए जा रहे थे उनमें शोर नहीं था, बस तैयार जवाब थे। उसने मदद का वादा नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि जो भी आपके पास है, उसे संभाल कर रखिए। यही वो पल था जब कहानी में पहली बार कोई सवाल सच की तरफ बढ़ा। विवेक की आवाज, अगर मैं गायब हो गया तो सबूत तुम्हारे खिलाफ होंगे। विवेक ने सब कुछ सोच समझ कर किया था, लेकिन एक बात उसने नजरअंदाज कर दी। उसके लिए वो रिकॉर्डिंग सबूत नहीं थी, डर पैदा करने का जरिया थी।
उसे यकीन था कि जिस इंसान की बात पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा, उसके हाथ का हर सबूत अपने आप बेकार हो जाता है। दवाइयों और शक के बीच अनन्या खुद पर ही शक करने लगेगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुराना मोबाइल उसे कभी खतरा नहीं लगा, चार्ज खत्म था और उसके लिए कहानी वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन कुछ आवाजें डर पैदा करने के लिए नहीं होती, वो सच बनकर लौट आती हैं, और वही आवाज आखिरकार उसके खिलाफ सबसे मजबूत गवाही बनी। वहीं से कहानी पलटनी शुरू हुई। एनजीओ, सोशल वर्कर, लॉयर। पहली बार किसी ने कहा, आप पागल नहीं हैं और ये आपकी गलती नहीं है। क्लाउड बैकअप्स निकले, दवाइयों की रिपोर्ट सामने आई, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स मिले, सीसीटीवी के गायब हिस्से जुड़ने लगे, एक एक करके झूठ खुलने लगा। विवेक के बयान आपस में नहीं मिल रहे थे। चोटों का पैटर्न अलग कहानी बता रहा था। टाइमलाइन गड़बड़ा रही थी। कोर्ट में जब वो ऑडियो चला तो पूरा कमरा चुप हो गया। विवेक की योजना उसी के खिलाफ सबूत बन गई। उसे सजा हुई, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी, झूठा आरोप। अब अनन्या आजाद थी, लेकिन आसान नहीं था। कुछ साल बाद एक छोटा सा ऑफिस, दीवार पर लिखा था, महिला सहायता केंद्र। अनन्या सामने बैठी औरत का हाथ पकड़कर कहती है, आप अकेली नहीं है और चुप रहना मजबूरी नहीं है। आज वो सोशल वर्कर है। सिस्टम की कमजोरियां वो पहचानती है। औरतों को डर नहीं, सबूत इकट्ठा करना सिखाती है, क्योंकि इंसाफ एक मंजिल नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर आज अनन्या की जगह आपकी बहन होती तो क्या आप चुप रहते? और अगर उस सिस्टम की मार झेलती हुई उसकी जगह आप होते तो क्या इतनी कीमत चुकाने को तैयार होते? कमेंट में सच लिखिए, क्योंकि हर चुप्पी किसी नए अपराध की शुरुआत होती है। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल के साथ खड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और समाज पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सोच और हिम्मत जगाना है। जय हिंद।